नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी हां, वैसे भी जब किसी बच्चे को बोलो कि आज हम अभिक्रिया की दर पढ़ने वाले हैं तो बच्चे जो है नाक मुंह सिकुड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उनको जैसे ही बोलोगे अभिक्रिया की दर तो उनको लगता है यार क्या पढ़ाने वाला है, बहुत हेवी है, बहुत कठिन है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, आज के वीडियो को बहुत सावधानी से देखिए, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और एक बार में याद हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल मैं गारंटी देता हूं कि आप वीडियो को बहुत सावधानी से देखिएगा तो आपको अभिक्रिया की दर बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। जैसे आप शरबत पीते हो ना, वैसे ही आपको आसानी लगेगा। जी हां, मैं शरबत का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अभिक्रिया की दर को आप वैसे ही याद कर पाओगे जैसे आप शरबत बनाते हो। ठीक है, तो आइए आज हम अभिक्रिया की दर को पढ़ते हैं और बहुत ही सरल तरीके से पढ़ते हैं। दोस्तों, ये अभिक्रिया की दर होती क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई घटना, ठीक है, मतलब वो भी चूंकि हम रसायन पढ़ रहे हैं तो हमें रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ना है। लेकिन मैं रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले आपको यह बताना चाहता हूं, जैसे यदि हम घर में यह जानते हैं कि पानी में नींबू और शक्कर को मिलाया जाए, ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसानी से आपको समझ आएगा। यदि हम पानी में नींबू और शक्कर को मिलाते हैं तो ये जो हम ले रहे हैं, जो पदार्थ को हम लेते हैं शरबत बनाने के लिए, उदाहरण के लिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। ठीक है, और इन अभिकारकों को मिलाने के बाद जो बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। जिनको लिया जाता है वो रिएक्टेंट कहलाता है, जिसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और इस अभिकारकों को क्रिया कराने के बाद जो बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, है ना। तो अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करेगा? इसका मतलब यह है कि अभिक्रिया की दर जो है समय पर निर्भर करेगा, है ना। मतलब समय के साथ अभिक्रिया होगी, इसका मतलब यह है समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी होगी। ध्यान से सुनिएगा, समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी होगी तो निश्चित रूप से उत्पाद जो है, मतलब उत्पाद के सांद्रण में क्या होगा जी? वृद्धि होगा। अब इसको हम एक शरबत से ही समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान ले जाए हमने क्या क्या लिया, उदाहरण के लिए हमने नींबू लिया और शक्कर लिया, है ना। इनको जब हम मिलाएंगे तो हमको मिलेगा शरबत। ठीक है, ये आपको बड़े ही आसानी से समझ आएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको हम पानी में जब मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना, आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। तो इधर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिकारक, और इधर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। और ध्यान दीजिएगा, ये घटना जब घटित होगी तो समय निश्चित रूप से लगेगा, अर्थात अभिकारक की जो सांद्रण में जो कमी होगी, ध्यान दीजिएगा, इसके सांद्रण में क्या होता है? कमी होता है, और इसके सांद्रण में क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, एक के सांद्रण में कमी होगा तो एक के सांद्रण में वृद्धि होगा। अब कैसे? ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने नींबू लिया, 1 चम्मच नींबू लिया और 1 कप शक्कर लिया, उसको मैंने 1 लीटर पानी में घोला। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे शरबत बनता जाएगा। कहने का मतलब क्या है? जब हम नींबू और शक्कर को पानी में घोलते हैं तो क्या शुरुआत में ही शरबत मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि शक्कर उसमें घुला नहीं है। तो शक्कर को घुलने के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए। और जैसे ही हम समय देते हैं तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि शक्कर जो है घुल गया, तो शरबत में मिठास आ गया होगा। कहने का मतलब यह है, तो क्या शक्कर ने अपना मीठापन खोया? बिल्कुल, क्योंकि शक्कर जो है पानी में घुल गया तो शरबत की मिठास क्या होगी? बढ़ेगी। कहने का मतलब क्या है? समय के साथ अभिकारक, है ना, ये जो अभिकारक है उसके सांद्रण में क्या होता है जी? कमी होता है। तो उसी समय के साथ, मतलब जितने समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है उतने समय में ही, ध्यान दीजिएगा, उतने समय में ही किसमें? उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगा। तो यही क्या कहलाता है? अभिक्रिया की दर। अब अभिक्रिया की दर 2 प्रकार से होगा। कैसे? एक
हम अभिकारक के लिए भी निकाल सकते हैं। तो अभिकारक के लिए जब निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक के लिए अभिक्रिया की दर क्या होगा? ऊपर में क्या लिखेंगे? अभिकारक के सांद्रण में कमी बटे नीचे में क्या होगा? समय अंतराल होगा। उसी प्रकार जब हम उत्पाद का अभिक्रिया की दर निकालेंगे तो उसमें क्या होगा? ऊपर में आएगा उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि और बटे क्या आएगा? नीचे में समय अंतराल आएगा। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं? अभिक्रिया की दर को लिख सकते हैं। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, A बराबर B, जहां A क्या है? हमारा अभिकारक है और B क्या है? उत्पाद है। लेकिन इसको चूंकि इंग्लिश में लिखते हैं तो इसको क्या लिख दिया जाता है? R और ये P। R से क्या हो गया? ये रिएक्टेंट हो गया और P से क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। आइए इसी के आधार पर हम दोनों के अभिक्रिया की दर को लिखते हैं। और दोनों मतलब कौन सा? एक अभिकारक के और दूसरा उत्पाद के। तो आइए इनकी अभिक्रिया की दर को हम बहुत ही सरल तरीके से लिखते हैं। आइए दोस्तों, हम अभिकारक और उत्पाद के बीच एक संबंध दर्शाते हैं जिसको अभिक्रिया की दर कहेंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा समीकरण लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा था R और ये P। ध्यान दीजिए, R क्या है? अभिकारक है, रिएक्टेंट बोलते हैं, और P क्या है? प्रोडक्ट है। तो इसको हम अभिक्रिया की दर के लिए लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? अभिकारक। तो यहां पे क्या होगा? अभिकारक की अभिक्रिया की दर। तो ये अभिक्रिया की दर को कैसे लिखते हैं जी? ध्यान दीजिएगा, अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है तो याद रखिए इसको क्या लिख देना चाहिए? माइनस लिख देना चाहिए। और यहां पर आ जाएगा डेल, यहां पे सांद्रण को इस प्रकार दर्शाया जाता है और बटे आ जाएगा नीचे में T। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अभिकारक की अभिक्रिया की दर, जिसमें क्या होता है? उसके सांद्रण में कमी होती है, वो भी किसके साथ? समय के साथ। तो इस प्रकार लिखेंगे और चूंकि कमी होता है इसलिए यहां पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा उत्पाद के अभिक्रिया की दर। ये क्या होगा जी? इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसको प्लस लिखेंगे और यहां पर हो जाएगा डेल और ये हो जाएगा P और बट्टे डेल T। ध्यान दीजिए, ये वही समय है जो ये है। इसका मतलब जितने समय में ये क्या है? अभिकारक के सांद्रण में कमी होगी उतने ही समय में उत्पाद के सांद्रण में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो इस प्रकार आप इसको क्या लिख सकते हैं? अभिक्रिया की दर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहीं पर मैं आपको इनकी इकाई समझा देता हूं जो बहुत ही सरल है। मतलब अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होगा जी? बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना। अभिक्रिया की जो दर होती है उनकी इकाई क्या होती है? अब ध्यान दीजिए, तो हमको सांद्रण का निकालना पड़ेगा। अब सांद्रण किसे कहते हैं, है ना। अभिक्रिया की दर जो है, देखो ये सांद्रण है ना ऊपर, तो आपको सांद्रण बराबर तो पता है। ये देखो सांद्रण, सांद्रण की इकाई क्या होता है? अब सांद्रण किसको बोलते हैं? निश्चित मात्रा में घोले गए विलेय पदार्थ की मात्रा, है ना। मतलब किसी पदार्थ को एक निश्चित मात्रा में घोले हैं, वही क्या कहलाता है? उसका सांद्रण कहलाता है। तो रसायन में मानक किसको माना जाता है? 1 लीटर को। तो सांद्रण की जो इकाई है वो क्या होगा? ये होता है मोल प्रति लीटर, है ना। इसी को क्या लिख सकते हैं हम? ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। ये किसका हो गया? ये तो हो गया आपका सांद्रण का। अब हमको मात्रक किसका निकालना है? यहां पर अभिक्रिया की दर, है ना। तो अभिक्रिया की दर का जो इकाई होगा वो क्या होगा? देखो ये क्या है ऊपर जो है, ये यही तो है क्या? सांद्रण। ये किसका है? अभिकारक का है। और ये किसका है? उत्पाद का है। हम अभिकारक का निकालें चाहे उत्पाद का निकालें, उसको किससे भाग दे देना है? समय से भाग दे देना है। तो अभिक्रिया की दर की जो इकाई होगी वो क्या होगा? यही लिखेंगे, ऊपर में होगा मोल प्रति लीटर और बटे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे मोल
ये देखो ये जो लीटर है वो तो ये देखो बट्टे के बट्टे है ना, बट्टे हैं तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा था उसी प्रकार क्या हो जाएगा, लीटर का इन्वर्स हो जाएगा। और ये समय भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो समय को हम क्या लिखते हैं, सेकंड का इन्वर्स। समय को हमको क्या लिख देना चाहिए था, यहाँ पर सेकंड लिख देना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार इसके मात्रक को हम लिख सकते हैं। इसको इंग्लिश में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहां पर लिख देंगे मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। इन्हीं को हम मिनट के रूप में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यही जो है मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसको लिखते कैसे हैं, अभिक्रिया की दर को व्यक्त कैसे करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, जो बहुत ही सरल है। आइए देखते हैं। दोस्तों, अभिक्रिया की दर को लिखने की दो विधियां हैं, एक समान स्टोइकोमेट्री के लिए और दूसरा होता है असमान, है ना। तो पहले हम समान स्टोइकोमेट्री के लिए पढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, ये पहला है जिसमें समान मात्रा में, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं a प्लस बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अभिकारक हो जाएगा। तो C प्लस डी ये अभिकारक होता है और ये क्या होता है, उत्पाद होता है। तो इसके अभिक्रिया की दर को कैसे लिखेंगे जी, मैंने बताया था, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, समय के साथ इसके सांद्रण में कमी होती है और उस कमी को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये क्या होता है, धनात्मक होता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, धनात्मक कर देते हैं, क्योंकि समय के साथ इसके सांद्रण में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो आइए देखते हैं इनको हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा अभिक्रिया की दर। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो यहां पर है ना, ये ऋणात्मक होता है और हमने इसको लिखना सीखा है ऐसा, इस प्रकार का, बट्टे क्या हो जाएगा, डेल टी बराबर, ये भी क्या होगा, ये माइनस ही होगा, यहां पे डेल बी हो जाएगा बट्टे डेल टी। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक ये समय के साथ इसके सांद्रण में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है ना। जैसे आपने शक्कर और नींबू लिया था ना, तो 1 लीटर पानी जब उनको घोलेंगे तो कुछ समय बाद क्या नींबू, 1 चम्मच नींबू का जो खटास था वो उतना ही रहेगा कि कम हो जाएगा, या 1 कप शक्कर का मिठास उतना ही रहेगा कि जब घोलेंगे तो उसका मिठास कम होगा, निश्चित रूप से क्या होगा, कम होगा। तो ये जो है क्या है, उसके सांद्रण में कमी को बताता है। और ये जो तीर निशान के इस पार है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, वो क्या कहलाएगा, वो प्लस कहलाएगा। तो ये हो जाएगा डेल सी, ये उसके सांद्रण है, और ये डेल टी होगा और बराबर, यहां पर फिर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल डी हो जाएगा, सांद्रण है ये, और यहां पर आ जाएगा डेल टी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसको क्या लिखेंगे, ऋणात्मक, और इसको क्या लिखेंगे, धनात्मक। ये कब की बात है, जब ये क्या हो, समान मात्रा में हो, है ना, जिसको हम बोलते हैं समान स्टोइकोमेट्रिक, है ना। तो इस प्रकार हम इनके अभिक्रिया की दर को इस प्रकार लिखेंगे। ध्यान दीजिए, यदि इसको हम तात्क्षणिक दर के लिए लिखना चाहें तो इसी को क्या करते हैं, यदि इसको तात्क्षणिक के लिखना चाहें तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया जा रहा है। ये हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि जो तात्क्षणिक दर जो निकालते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है इसके समीकरण में, बस ये है कि तात्क्षणिक क्या होता है, और समय को बहुत और कम कर दिया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक दर। यहां पर क्या लिखे हैं, डेल टी लिखे हैं, तो इसको डी टी कर दिए, तो ये क्या हो गया, तात्क्षणिक दर को बताता है। आइए इसके हम कुछ उदाहरण भी देखते हैं जिनसे हमें बहुत आसानी से समझ आ जाए। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को बहुत सावधानी से देख रहे हो तो निश्चित रूप से आपको समझ आएगा, और समझ आएगा तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे NO प्लस O3, इनको हम समझते हैं, ये हो जाएगा NO2 प्लस O2। अब इसको हमको क्या करना है, अभिक्रिया की दर के रूप में व्यक्त करना है। तो ध्यान दीजिए, क्या यहां पर कोई संख्या है, नहीं है,
मतलब ये किस टाइप का कहलाएगा, समान स्टाइक्रोमेट्रिक, है ना। तो अभिक्रिया की दर लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे जी, तो ये जो अभिक्रिया की दर है दर, ध्यान दीजिएगा यहां पर माइनस लिख देते हैं, ये हो जाएगा NO और ये हो जाएगा डेल T बराबर, यहां पर फिर माइनस आएगा ये, क्योंकि ये क्या है, ये उत्पाद है और उत्पाद को हमेशा किस रूप में लिखते हैं, माइनस रूप में। क्यों, क्योंकि समय के साथ इसके सांद्रण में क्या होती है, कमी होती है। अब इसको लिखते हैं तो ये किस रूप में रहेगा, प्लस रूप में रहेगा। तो ये डेल NO2 ये हो जाएगा उसका सांद्रण बटे डेल T और बराबर यहां पर भी प्लस आएगा और ये हो जाएगा डेल O2 और ये हो जाएगा डेल T। तो देखा दोस्तों, अभिक्रिया की दर लिखना कितना सरल है, जबकि बच्चे लोग इसको बहुत ही कठिन समझते हैं। मैं नहीं मानता कि ये बहुत कठिन है, बस आपको समझने की आवश्यकता होती है। बस आपको शरबत को याद रख लीजिएगा। तो शरबत में जिस प्रकार नींबू के खटास में कमी आती है या शक्कर के मिठास में कमी आती है, कमी को हम ऋण से दर्शाएंगे, तो इस प्रकार हमारा समीकरण बन जाएगा। और चूंकि समय के साथ क्या होता है, शरबत बनता है, तो उसमें मिठास में क्या होती है, उसकी वृद्धि होती है ना। तो इधर वृद्धि को दर्शाने के लिए हम कौन सा चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये तो पता है समय के साथ उत्पाद के सांद्रण में क्या होगा जी, वृद्धि होगा, इसलिए इधर क्या होता है, वृद्धि होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप यहां पर स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, यहां पर लिखिएगा अभिकारक के विलुप्त, है ना, विलुप्त होने की दर, यहां पे ऐसा लिख सकते हैं। और इधर क्या लिख सकते हैं, उत्पाद के, उत्पाद है, उत्पाद के उत्पन्न होने की दर। अब दोस्तों इनको आप अलग अलग लिख लीजिएगा। देखो मैंने यहाँ पे इनको अलग लिखा है, इनको अलग लिखा है, ये आपके समझाने के लिए लिख दिया है कि इधर अभिकारक को विलुप्त होने की दर रहता है और इधर उत्पाद के उत्पन्न होने की दर रहता है। तो देखिए आपको एक शरबत बस याद रखना है और उस शरबत के माध्यम से हमने अभिक्रिया की दर को बहुत ही सरल तरीका से लिख लिया। अब ध्यान दीजिए, यदि ये जो मात्रा है, ध्यान दीजिएगा, इनकी जो मात्रा है वो समान ना हो, जैसे देखो हमने बोला ना समान स्टाइक्रोमेट्रिक के लिए ये है, लेकिन यदि वो असमान स्टाइक्रोमेट्रिक समीकरण हो तो कैसे करेंगे, मतलब यहां पर कुछ संख्या आ जाए या यहां पर जो संख्या आ जाए वो भिन्न हो, मतलब दोनों साइड समान ना हो। ध्यान दीजिए, अभी दोनों साइड समान था, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब एक था, इनके सामने भी कुछ नहीं है, एक है, इनके सामने भी एक है, इनके सामने भी एक है, लेकिन यही संख्या क्या हो जाए, जब बदल जाए तब उस समीकरण को हम अभिक्रिया की दर के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, तो आइए उसको हम देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अभिकारक एवं उत्पाद के भिन्न भिन्न जो स्टाइक्योमेट्री गुणांक होते हैं उनके लिए इस समीकरण को लिखते हैं, मतलब अभिक्रिया की जो दर है उसको। तो क्या होगा, इसके लिए हम क्या लिखते थे पहले, a प्लस बी और ये हो जाता था c प्लस डी। ये तो समान के लिए है क्योंकि इनके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या लिख सकते हैं, एक। लेकिन यदि इनके सामने कुछ भिन्न भिन्न हो, जैसे यहां पर छोटा ए मान लेते हैं, इसको छोटा बी और इसको छोटा सी और इसको छोटा डी, मतलब ये गुणांक अब देखो भिन्न भिन्न हो गया। इनसे पहले वाले में क्या था, सब में एक था, कुछ नहीं लिखे थे, मतलब एक। अब ये क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न है, तब इस समीकरण को हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए समीकरण होगा दोस्तों बहुत ही सरल है, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा अभिक्रिया की दर। तो पहला वाला मेथड इसमें भी अप्लाई होगा, बस ध्यान ये देना है इसमें जो इनके जो गुणांक होते हैं वो बटे में आ जाता है। ठीक है, कैसे आएगा देखते हैं। सबसे पहले हमको ये तो पता है इधर वाला क्या होता है, अभिकारक होता है, और इधर वाला क्या होता है, उत्पाद होता है। और हमको पता है कि अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है और कमी के लिए हम कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऋण चिन्ह का। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला वाला लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल ए, है ना, और यहां पर क्या होता है डेल टी। लेकिन मैंने बताया है कि जो गुणांक दिया है ना, उसको हम बटे में लिखेंगे
और चूंकि ये सांद्रण में कमी है इसलिए यहां पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ऋण चिन्ह का। तो ये हो गया। अगला क्या होगा, इसी का ये हो जाएगा डेल बी होगा और यहां पर आ जाएगा डेल टी होगा और बटे में क्या होगा, ये जो बी दिख रहा है वो बी होगा और यहां पर भी ऋण आएगा। अब ध्यान दो यहां पर क्या आएगा जी, यहां पर आएगा प्लस, है ना, और ये हो जाएगा डेल सी और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, डेल टी। और यहां पर आपको पता है कि सी है तो नीचे में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार यहां पर क्या आ जाएगा, बराबर यहां पर भी प्लस आएगा और ये हो जाएगा डेल डी मतलब सांद्रण और नीचे में आ जाएगा डेल टी और इनका जो गुणांक है डी वो यहां पर आ जाएगा। तो इस प्रकार यदि हमको अभिकारक एवं उत्पाद के भिन्न भिन्न स्टोइकोमेट्रिक गुणांक दिए हों तब भी हम इस प्रकार की उनकी जो अभिक्रिया की दर है उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये वाला भाग क्या करता है, अभिकारक के अभिक्रिया की दर को बताता है और ये वाला जो क्या करता है, इधर वाला उत्पाद के अभिक्रिया की दर को बताता है। इसमें कमी होती है और इसमें क्या होती है, समय के साथ वृद्धि होती है। तो आइए दोस्तों इसको भी हम एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। आइए दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये हो जाएगा, ये गैसीय रूप में रहता है प्लस ये होता है आयोडीन, ये भी गैसीय रूप में रहेगा और ये क्या बनाएगा, ये तो पता है आप सबको, इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है। अब ये भी पता है कि इधर वाले ये क्या है, ये अभिकारक है, ये जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। और ये तो समझ आता है कि अभिकारक के सांद्रण में कमी होता है और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है, मतलब इनका विलुप्त होने की दर और इनका उत्पन्न होने की दर। तो इनकी अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बड़ा ही सरल होगा, अभिक्रिया की दर ये क्या होगा, ये तो पता ही विलुप्त हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल H2 इस प्रकार। और इनकी संख्या दिया है क्या, कुछ नहीं है मतलब एक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल टी ही लिखेंगे, बराबर इसको क्या लिखेंगे, माइनस ये हो जाएगा डेल टी। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो नीचे में 2 लिखा है वो उनकी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक नहीं है, जो सामने में रहता है वो इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कहलाता है। तो इनका जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है वो कितना है, 2 है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर क्या आएगा, ध्यान दो यहां पर माइनस हो गया, ये क्या है, उत्पाद है तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब देखिए यहां पर इस प्रकार हो जाएगा HI, इसको बड़ा कोष्टक लगा के सांद्रण बना देंगे और नीचे में आ जाएगा डेल टी और यहां पर देखिए 2 है इनके सामने है ना, तो यही क्या कहलाएगा, इनका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कहलाएगा, तो ये सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया की दर को बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार हम अभिक्रिया की दर को बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हैं। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करना रहता है। अब आपके समीकरण में कुछ मान दिए होंगे तो ज्ञात के माध्यम से अज्ञात का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो बहुत ही सरल होता है। तो आप इन सूत्रों को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा सूत्र है ना। इस प्रकार इन दोनों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, मतलब जिनका भी मान दिया हो उसका और जिनका मान ज्ञात करना हो उनकी तुलना करके हम इनके मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब एक प्रश्न जो आता है कि तात्क्षणिक दर किसे कहते हैं, है ना। तो यदि समय को और कम कर दिया जाए, बहुत कम कर दिया जाए, तो बहुत कम करने से मतलब समय को बहुत कम करें तो उस कम समय में उनके सांद्रण में जो परिवर्तन होगा तो उसकी जो अभिक्रिया की दर होगा उसे ही क्या कहेंगे, हम तात्क्षणिक दर बोलते हैं। तो इस प्रकार आप तात्क्षणिक दर का डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं क्योंकि उनमें समय को क्या कर देना है, कम कर देना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी बच्चे इनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।